तो कैसे हो मेरे देश के भविष्यों। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल छोटा GK पर आपका स्वागत है। ये SSC GD का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया था, वही क्वेश्चन आज भी फिर इस बार 2024 में लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस GK को याद करके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे ही बोला। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, चाहे CGL हो, SCL हो, MTS हो, हर एक चीज़ के लिए। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, पूछा गया भारत के संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल होते हैं। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा। पूछा जाएगा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। आपको नोट करते जाना है। और राजेंद्र प्रसाद के अगर बारे में पूछे, अगर कोई पूछे कि संचालन समिति और नियम समिति, ठीक है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद होते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये BR अम्बेडकर के बारे में पूछा जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लग रहा है, हमसे कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक कमेंट कर दे। मेरा वीडियो तो बहुत सारे लोग देख भी लेते हैं, लेकिन 1-2 कमेंट आते हैं और लाइक भी उतना ही आता है, और सब्सक्राइब तो करता ही नहीं कोई, पता नहीं क्या। अगर बेनिफिट हो रहा है मेरे चैनल से तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक और एक कमेंट कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में 1000 राम मंदिर कहाँ स्थित है। भारत में 1000 राम मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हम आपको बता दूं कि ये इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हजार स्तंभ, ठीक है, 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये 1000 राम मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा है, इसमें पूछेगा 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ पे स्थित है। आपसे ये भी पूछ सकता है। तो भारत में 1000 राम मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। आप लोगों को ये भी याद में रखना पड़ेगा। और भारत में 1000 राम मंदिर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी में स्थित है, तेलंगाना के हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और ये 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना के बारगाल में स्थित है। ठीक है, बारगल में स्थित है हमारा 1000 स्तंभ मंदिर। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों को गलत करके नहीं आना है। 1000 स्तंभ मंदिर और 1000 राम मंदिर में अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कर्नाटक हो जाएगा, और 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ है, तो तेलंगाना में हो जाएगा। आप लोगों को ये भी याद में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। और भारत भवन संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। आपसे अगर पूछ दे कि भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर
व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? ठीक है, मतलब सर फ्रैंक ड्यूल द्वारा निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया गया था? दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी, जेट इंजन या बैरोमीटर? तो ये जेट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और सूक्ष्मदर्शी का अगर पूछे कोई कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो ठीक है, जे जॉनसन, ठीक है, जे जॉनसन ने किया था ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। पूछा जाएगा कि जे जॉनसन किसका आविष्कारक था, तो ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक था। ठीक है मेरे दोस्त। और ये जो हो गया बैरोमीटर, ये तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है और इसका आविष्कार टेरी सेली ने किया था। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, टेरी सेली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? ठीक है मेरे दोस्त, आपसे क्या पूछा है पांचवा क्वेश्चन कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाए जाते। ठीक है मेरे दोस्त। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है मेरे दोस्त, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का उपयोग किया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कैंसर के उपचार में रेडॉन का उपयोग होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1889 में शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, पूछा गया कि 1989 ईस्वी में शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये वातावरण से संबंधित है। ठीक है मेरे दोस्त, ये वातावरण से संबंधित आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट कर दे। मेरा वीडियो बहुत आदमी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, पता नहीं सब्सक्राइब करने से क्या जाता है। अगर बुरा लग रहा है तो भाई कमेंट करके बोलो ना अच्छा नहीं वीडियो, लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं भाई तो आप लोग भी मेहनत करिए मेरे लिए। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये देखिए, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है। तो ये आप लोगों को भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो पूछा गया है वो कब मनाया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? ठीक है, महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो ये कौन सा पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो न्यू इंडिया के संपादक नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये तीनों इसका पत्रकारिता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो बोला गया है न्यू इंडिया का, ये न्यू इंडिया का पत्रकारिता जो है तो दो आदमी ने लिखा है। वो साप्ताहिक होता है, एक साप्ताहिक, आप लोगों को ये भी ध्यान में, एक साप्ताहिक होता है, एक दैनिक होता है। ठीक है, दैनिक होता है जो कि 2 ने लिखा है। तो साप्ताहिक जो लिखा है वो कौन लिखा गया है? तो ये साप्ताहिक का संपादक नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, साप्ताहिक कौन लिखा है? तो बिपिन चंद्र पॉल ने लिखा है। ठीक है, चंद्र पॉल ने लिखा है। और दैनिक अगर पूछे कि दैनिक, तो ये एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है, एनी बेसेंट ने लिखा है। ये न्यू इंडिया
ये 2 आदमी ने लिखा है, कौन को, तो बिपिन चंद्र पॉल ने लिखा है, और दूसरा दैनिक जो होता है वो एनी बेसेंट ने लिखी है, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि इंडिया ओपनिंग, ठीक है आप लोगों को बता दें कि पिछले साल MTS में भी पूछा गया था इंडिया ओपनिंग, ठीक है। MTS में पूछा गया था, पिछला बार पूछा गया था, ठीक है। ये आपको लोगों का ध्यान पड़ने का, ठीक है। तो कि महात्मा गांधी जी ने इंडिया ओपिनियम को कहाँ से प्रकाशित किया था, ये भी पूछा गया था, ठीक है। कि महात्मा गांधी जी ने इंडिया ओपिनियन को कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया था, जो कि उस टाइम ये महात्मा गांधी जी अफ्रीका में ही थे, दक्षिण अफ्रीका में ही थे, ठीक है। वहीं से प्रकाशित किया गया था इंडिया ओपिनियन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था, ठीक है। पूछा गया है कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था, तो ये जॉर्ज बेटेन था, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज बेटेन था, ठीक है। और आपसे पूछा इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे, तो ये इंडिया गेट के वास्तुकार एडविन लुटियस थे, ठीक है। इंडिया गेट के वास्तुकार अगर पूछे, ठीक है, ये मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार था, तो ये आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरा, ये 9 का आंसर। और अगर पूछे आपसे कि इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था, तो ये ए आंसर हो जाएगा, एडविन लुटियस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत भवन, ठीक है, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे, तो ये चार्ल्स कोरियल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये चार्ल्स कोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत भवन का वास्तुकार अगर पूछे आपसे एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे दोस्त, आप लोगों को सब याद करके जाना पड़ेगा। भारत भवन का वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया था, ठीक है। और ये इंडिया गेट के वास्तुकार एडविन लुटियस थे, और हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा जॉर्ज बेटेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजवंश ने उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है मेरे दोस्त। ये किस राजवंश के बारे में पूछा गया है कि किस राजवंश ने उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो गंग वंश हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। गंग वंश ने करवाया था, और ये गंग वंश, और इसका आविष्कार कौन किया था, तो इसका निर्माण या नरसिंह देव ने करवाया था, ठीक है। और ये किस वंश से आता था, तो ये गंग वंश से आता था। और इसका पूछा आविष्कार कौन किया था, मतलब मंदिर का कौन बनाया था, तो नरसिंह देव ने बनाया था। और ये किस वंश से आता है ये भी पूछ सकता है, तो ये गंग वंश से आता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, ठीक है, या क्या है, तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे बोला जाता है, तो अन्ना दुरी को बोला जाता है, मोदी को बोला जाता है, ठीक है, अन्नाई मोदी को बोला जाता है। अगर पूछे ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, तो महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। अगर पूछे एग्जाम में कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, तो महेंद्रगिरी को कहा जाता है। अगर पूछे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, तो अन्नाई मोदी को कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दे प्लीज़, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, ठीक है। पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो ये क्या है, तो जुलाई से जून तक होती है उसका अवधि, ठीक है। और पूछा जाए कि ये अप्रैल मार्च क्या होता है, तो भारत सरकार जो है, भारत सरकार का लेखा जो कि होता है, ठीक है, भारत सरकार का लेखा वर्ष है ये, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना, अप्रैल से मार्च तक होता है इसका, ये भारत सरकार का लेखा जो लेखा वर्ष होता है, ये अप्रैल से मार्च तक होता है। और हमारा आंसर ये हो जाएगा जुलाई से जून तक, ये रिजर्व बैंक लेखा वर्ष की अवधि है, ठीक है, जुलाई से जून तक, ये आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, ठीक है मेरे दोस्त। ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो यमुना से सोन नदी नहीं मिलती है, नहीं तो ये कैन, बेतना, चंबल ये सब यमुना से मिलती है।
और ये सोन नहीं मिलती है। सोन ये जो हो गया ये अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक जो होता है से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पटना के गंगा से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है ये सोन नदी, ठीक है, ये बनाती है। और केन जो होता है यमुना से मिलती है, बेतना से मिलती है और चंबल से मिलती है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध अरविंद परीख का संबंध किस वाद्य से या वाद्य यंत्र से है, ठीक है। पूछा गया है प्रसिद्ध अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितारा से है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ये वाद्य सितारा से है, ठीक है, ये वाद्य सितारा से है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि किस फसल की खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है, ठीक है। पूछा गया है कि किस फसल की खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है, तो ये तरबूज हो जाएगा, ठीक है, जायद फसल की तरबूज हो जाती है। ये बोई कब जाती है, अगर पूछे बोई कब जाती है, तो ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में, ठीक है। अगर पूछे जायद फसल कब बोई जाती है, तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है जायद फसल, ठीक है। और ये जो है ये गेहूं और सरसों ये रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है, ठीक है। सरसों और गेहूं रबी की फसल है। और कपास बोले तो कपास खरीफ की फसल है, ठीक है, कपास जो बोले वो खरीफ की फसल है, ठीक है मेरा दोस्त, ये खरीफ की फसल है। और ये हमारे राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब हो जाएगा, ठीक है। और ये कब बोया जाता है, तो ये मई अप्रैल में बोया जाता है। तो अगर मेरा सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दे। मेरा वीडियो तो देख लेता है लेकिन शेयर नहीं करता, नहीं कमेंट करता है और नहीं लाइक करता, नहीं सब्सक्राइब करता। तो आप देखते हो तो प्लीज़ कर दो। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक मारो और आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त।